Please like, share and subscribe. Press the bell icon for new videos. चलिए भाई, ऐड हो गए सारे बच्चे। व्हाट इज द एनआरए? आज का जो आपका टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज द एनआरए। एनआरए के बारे में आज हमें जानना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन आपके करियर के लिए और इनफैक्ट सबके कैरियर के लिए। आई कुड से आज मुझे ये आप लोगों को बता दूं मैं, इनफैक्ट सबके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये। आने वाला जो सभी का करियर बच्चों का होगा ना, वो इसके साथ जुड़ा होगा। 20 तो जालिया, अब 21 में ही आ गए आप, और 21 में ये सारा कुछ होगा। हाँ भाई, ये सारा कुछ 21 में होगा। आज ही आप लोग सारे बच्चे ऐड हो जाइए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। हाँ भाई, बेस्ट रहेगा। गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी शेयर भी कर लो भाई, आप लोग अपने ग्रुप में शेयर भी कर लो। ये जानना आज वाली बातें जानना सभी को जरूरी है। आज की बातें सभी को जाननी जरूरी है। शेयर भी कर लो जल्दी जल्दी। शेयर कर लो जल्दी से भाई। शेयर कर लो भाई सारे बच्चे। और भी शेयर कर लो।
आगे सारे बच्चे, नहीं देखना है टेक्स्ट तनिमा, तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है, मैं बताऊंगा तुम्हें जो देखना होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है, मैंने कोई इसमें आज पीपीटी नहीं, इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं मैं, इसीलिए मैं बात करूंगा आज, कोई पीपीटी बात नहीं करेगा। हाँ जी, तो सारे बच्चे आप लोग आजिए। अर्जुन लीड लगा ले भाई, अगर आवाज नहीं आ रही आपको तो एक बार लीड लगा लो। एक बार रवि सर को बुलाओ। हाँ ठीक हूं, काफी दिनों के बाद दिखे हो तुम। काफी दिनों के बाद बच्चे दिख रहे हैं मुझे आज। सामने बैठ जाओ और अब ये पढ़ते रहो बच्चों के वो कमेंट। यहाँ चेयर लगा लो एक, और लैपटॉप खुलवा लो उससे बोल के जल्दी से। आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका पूरा नाम होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ना, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, और अप्रूव करने के बाद नाउ यह एक कमेटी बना दी गई, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब आपके सामने एक बात और भी आ रही होगी कि सर कैबिनेट अप्रूव कैसे करता है, व्हाट इज द कैबिनेट। एक क्वेश्चन साथ के साथ भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। यदि कभी कोई चीज भारत के लोगों के लिए बनाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, तो पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लोग यानी कि कुछ मिनिस्टर्स मिलकर एक कमिटी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और वह कमिटी ही कैबिनेट कही जा सकती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के संदर्भ में। ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के संदर्भ में। अपने आप से गिन्नी अपना चेक करो, यहां पे पूरा कंप्लीट साउंड है, यहां कंप्लीट साउंड है, आप अपना चेक करो। चलो हाँ प्रिया, ओके ऑडिबल है, यस थैंक यू। सो बेसिकली क्या है कि किसी भी एजेंसी की अगर मैं बात करूं, किसी भी एजेंसी के बारे में बता दूं मैं, जो अप्रूवल की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, उसके लिए एक बिल लाया जाता है, और बिल लाने के बाद जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अगर तीनों अप्रूवल दे दे तो उसे एक स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। उसे स्टैच्यूटरी बॉडी या यू कैन से स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि स्वायत्त संस्था के रूप में इसे बनाया जाता है। आपके क्वेश्चंस भी लूंगा मैं आप लोग को, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आप लोग के क्वेश्चंस भी मैं लूंगा यहां। एग्जैक्टली आई विल टेक योर क्वेश्चन। यदि आपके क्वेश्चंस हो तो फटाफट मुझे देते रहना, ठीक है। अब ये बातें आप लोगों को ये शायद मालूम होगा, या आप लोगों को यह लग रहा होगा कि ये आज आया है, बिल्कुल नहीं, ये बातें आज नहीं आई हैं। अगर आपके सामने, आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन ये है कि एनआरए और सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही नाम रखा गया ना इसका,
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही नाम रखा गया ना आप लोगों का, ध्यान दो बच्चों, नाम तो ये रखा होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनआरए सीएट है ना, एनआरए सेट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आने वाले हर बच्चे का कैरियर, मिलियन ऑफ स्टूडेंट का कैरियर, मिलियन ऑफ स्टूडेंट का कैरियर आज इस एनआरए के साथ ऐड हो गया। आज इस प्रोपेगेंडा जो सरकार ने या प्रोपेगेंडा बनाया है आपके लिए, इसके साथ ये ऐड हो चुका है। मिलियन ऑफ स्टूडेंट, दोज पीपल हु वांट टू मेक देयर कैरियर इन द गवर्नमेंट सेक्टर, इन द गवर्नमेंट जॉब, दे शुड नो अबाउट इट कि मिलियन ऑफ थिंग्स। अब सरकार ने इसके प्रति अपने कुछ पक्ष रखे हैं। पहले मैं आप लोगों को यह चीज क्लियर कर चुका हूं कि राइट नाउ दिस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज स्टैच्यूअरी बॉडी, और कोई भी स्टैच्यूअरी बॉडी बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ता है। तो इसे पार्लियामेंट में बिल लाके कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। कैबिनेट क्या होता है, देखो पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया इसे, अब ये जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा से और एक तीसरे राष्ट्रपति से अप्रूवल मिलेगा, फिर इसे डेफिनेटली 2021 से लागू कर दिया जाएगा। इसे 2021 से लागू कर दिया जाएगा, 2021 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर है एवरीवन? अब बात यहां ये आती है, समझना मेरी बात, आपके दिमाग में जितने भी क्वेरी हैं, जो भी बच्चे स्ट्रीमिंग पे राइट नाउ अवेलेबल हैं, प्लीज टेक योर क्वेश्चन, प्लीज राइज योर क्वेश्चन। आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड राइज योर क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन को राइज कर लो, जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है एनआरए को लेकर। चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके बारे में कि ये बातें तो 2016 से चल रही हैं। आपको मालूम है, ये बातें जब बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आ गई थी, उसके 2 साल के बाद ही ये बात चलने शुरू हो गई थी। 16 में भी चली, 17 में भी चली, 18 में भी चली, है ना, 19 में भी चली, और 20 तो कंप्लीट मान के चलो नहीं है। 19 में चुनाव रहा इसलिए मैटर नहीं आया। 16, 17, 18 ये बातें रही। कहां पे? जिसका टाइम पे क्लास है चलवा दो, चालू करवाते रहो, मुझे क्या पूछ रहे हो? अच्छा, आप लोग को वहां भेजा था, ठीक है, तू यहां बैठ, फिर तू जा। अगर किसी को बहुत जल्दीबाजी है सब कुछ जानने की, तो कृपया करके बाद में देख लेगा इस वीडियो को। अगर किसी को अभी जानना है तो धीर रखो, ठीक है ना। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आराम से मिलेगी, ठीक है ना। हां, इससे क्या चेंजेस होगा तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे जॉब में और तुम्हारे मोटिव में, ये मैं बताने जा रहा हूं तुम लोगों को। हर एक बात तुम्हें बताई जाएगी, ठीक है ना। हर एक बातें तुम्हें बताई जाएगी। बहुत सारी बातें तनिमा, इसमें ध्यानपूर्वक सुनो। ये बातें शायद मैंने तुम लोगों की क्लास में कर चुका हूं, मैं बहुत पहले करता था। मैं तब एनआरए नहीं था वर्ड, तब ये वर्ड आता था सेट। याद करो, मैं कहता था भाई सेट का एग्जाम, आप लोगों ने देखा होगा 17 में जाकर चेंज कर दिया था एसएससी ने, साथ में एक वर्ड यूज करने लगा था एनआरए और सेट। याद करके देखो, आप ना वेबसाइट चेंज करो, वेबसाइट में इसके बदलाव आ गई थी। एसएससी के वेबसाइट में ये बातें पहले से ही मेंशन की जा चुकी हैं। एसएससी के वेबसाइट में पहले ही बातें मेंशन की जा चुकी हैं, ये आज से कोई नहीं चल रहा है। हां, मैं बताऊंगा अनुज, मैं बता रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं मैं। पहले इन चीजों को समझो। अब इसे जब कैबिनेट ने 2 दिन पहले अप्रूव किया, ध्यान देना, इसे जब कैबिनेट ने 2 दिन पहले अप्रूव किया, उससे कुछ दिन पहले एनईपी आ गया था। एनईपी 2020 आया था। आप लोग को ये बातें मालूम होनी चाहिए कि ये चीजें कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट कर रही हैं, एनआरए और एनईपी। अब जैसे कई सारे मैंने वेबसाइट्स देखे, यूट्यूब चैनल देखे, लोग एनआरए और एनटीए दोनों को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। एनआरए और एनटीए दोनों को लोग एक साथ मर्ज कर रहे हैं।
यहां एक वर्ड यूज किया गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यहां एक वर्ड यूज किया गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इन बातों को भी समझो। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और यहां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दो अलग बातें हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझो। दीज आर टू अनदर मैटर। ये दो रिसेंटली ही बताया था ऑफलाइन क्लास में। यस तन्निमा, बहुत कुछ दिन पहले मैंने ये बातें आप लोगों से जिक्र ऑलरेडी कर ली थी, याद कर लो इसके बारे में। एब्सोल्युटली। चलो अब अभी मैं सबको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो भैया शैली आवाज आ रही थी मेरी अभी जो बीच में जब ये हुआ था, एक बार बताना जरा। चलो दोबारा आ जाओ आप लोग। शैली बताइए, एक बार मेरी आवाज आ रही थी बीच में? चलो ठीक है, चलो फिर ठीक है, ऐड हो जाओ बच्चे। मैंने आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग मेरे से पूछोगे, मैंने सारे क्वेश्चंस तब तक इसमें ऐड कर लिए थे जब तक नेटवर्क आता। ठीक, अच्छा चलो ठीक है, अब ऐड कर लो, शेयर कर लो एक बार ग्रुप में दोबारा, शेयर कर लो तो ग्रुप दोबारा।
देखो एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनटीए। एक क्वेश्चन ये है आपके दिमाग में या होना चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एनटीए। एनटीए का रोल क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगी आपके साथ? आप सोच रहे हो कि सर हमारे साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का रोल क्या होगा। फिर आपने कहा कि सर उसके बाद एनआरए आ लिया, तो सर एनआरए का रोल क्या होगा? अब कंफ्यूज हो गए हम लोग। अब अगला कि हाउ इट विल बी इफेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब। भाई ये दोनों आकर सरकारी नौकरियों को कैसे प्रभावित करेंगे? ये दोनों आकर सरकारी नौकरियों को कैसे प्रभावित करेंगे, है ना। फिर अगला क्वेश्चन हो गया, विल इट इफेक्ट द करेंट गवर्नमेंट जॉब। क्या ये अभी जो वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब निकल चुके हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया या अदर और एसएससी के जो फॉर्म्स निकल चुके हैं, क्या उन्हें भी ये प्रभावित करेंगे? क्या उनके पैटर्न में भी बदलाव आएगा, है ना। एक क्वेश्चन ये बन गया। अब इसके बाद जस्ट इसके बाद और एक बन गया। क्या बन गया भाई? इट विल बी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के लिए कि क्या चेंज होगा ये एनआरए लाकर। क्या हम अब तक जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे उनकी सारी प्रिपरेशन जीरो हो जाएगी, वो रहेगी, वो कामयाब होगी, या कोई अलग नए तरीके से स्टार्ट करना होगा? क्या करना होगा? ऐसी क्या स्ट्रेटजी होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा है भैया एनआरए किस किस पे लागू होगा, कौन कौन से एग्जाम पे लागू होगा, है ना। तो चलो अब एक सबसे पहले इसी वाले कॉलम से शुरू करते हैं कि एनआरए किस पे लागू होगा। पहली बात, एक कंफ्यूजन में आप लोगों को दूर कर दूं। देखो एनआरए और एनटीए के बारे में मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। कल मैंने देखा कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर एनआरए और एनटीए को लेकर बच्चों को कंफ्यूज कर रहे थे कि भाई एनआरए अगर आया था, पहले एनटीए आया था, तो अब एनआरए क्यों आया? भैया एनआरए और एनटीए में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये समझो। एनआरए और एनटीए में क्या डिफरेंस है कि एनटीए एक एजेंसी है जो क्वेश्चंस और पैटर्न को डिसाइड करेगी। हाँ भाई, क्या डिसाइड करेगी? ये क्वेश्चन और उसके पैटर्न को डिसाइड करेगी। ये एनटीए एक एजेंसी है, एनटीए एक एजेंसी है जो कि एनटीए एक एजेंसी है जो कि बच्चों के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन और एग्जाम्स फॉर्मेट और एग्जाम्स डेट। अब ये सोच रहे होगे आप कि भाई इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब समझो, जैसे डीएसएसबी का जो एग्जाम था अब उसे दे दिया गया किसे? टीसीएस को। किसे दे दिया गया? टीसीएस को। टीसीएस कौन है? थर्ड पार्टी है। टीसीएस कौन है? थर्ड पार्टी है ना। फर्स्ट पार्टी कौन है? डीएसएसबी है। सेकेंड पार्टी कौन है? स्टूडेंट है, आई एम सॉरी, स्कूल्स है, ठीक है ना। सेकेंड पार्टी कौन है? स्कूल्स कह लो या दिल्ली गवर्नमेंट कह लो, समझना मेरी बातों को। फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी कौन है भाई? फर्स्ट पार्टी, मैं डीएसएसबी के टर्म से बता रहा हूं। डीएसएसबी कौन है? फर्स्ट पार्टी है जो एग्जाम रिक्रूट करवाएगी। किसको दे देगी? रिक्रूट करवा के दिल्ली गवर्नमेंट को दे देगी। ये कौन हो गई? सेकंड पार्टी। और थर्ड क्या है?
थर्ड हो गया टीसीएस, ये काम क्या करेगा, ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा। बच्चे किसे जानते हैं डायरेक्टली, डीएसएसबी को जानते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को जानते हैं क्या, नहीं सर। टीसीएस को जानते हैं क्या, नहीं सर। यदि आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं होता, एक्सेप्ट हो जाता है, एडमिट कार्ड में इशू है, अपॉइंटमेंट में अगर कोई इशू है, तो आप किसे कांटेक्ट करोगे, समझना है मेरी बात को। टू होम यू विल कॉन्टैक्ट, आप किसे कांटेक्ट करोगे, आप कांटेक्ट करोगे डीएसएसबी को। करेंगे आप, बिल्कुल। आप दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं करोगे, आप टीसीएस को नहीं करोगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फर्स्ट टेल मी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पहले मुझे ये बताओ, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग ये कमेंट नहीं आ रहे हैं यार अभी तक, अब आया जाके कमेंट करो एक बार, कमेंट करो सारे बच्चे, कमेंट करो भाई सारे बच्चे, कमेंट्स नहीं आ रहे आपके। तो फर्स्ट पार्टी कौन हुआ, डीएसएसबी हुआ। अब यह अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक उसी प्रकार से अगर मैं एनटीए और एनआरए को कहूं, तो एनआरए ने रिप्लेस कर दिया किसे, एसएससी रिक्रूटमेंट बोर्ड को। एनआरए ने रिप्लेस कर दिया किसे, आईबीपीएस सिलेक्शन बोर्ड को। एनआरए ने रिप्लेस कर दिया किसे, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को। इन्होंने रिप्लेस कर दिया इसे। ये एनआरए अगर चाहे जिस मर्जी से एग्जाम करवाए। अब एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा, एग्जाम फॉर्मेट क्या होगा, ये सामने से एनटीए नहीं बताएगी, एनआरए ही बताएगी। सामने से एनटीए इस बात के लिए डिस्कशन नहीं करेगी आपके साथ। वो कौन करेगा डिस्कशन एग्जाम फॉर्मेट के बारे में? एनटीए बता देगा एनआरए को, एनआरए आपको बता देगी अपने नोटिफिकेशन में, अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आगे आता है तो, जो कि आएगा। एग्जाम डेट क्या होगा ये आपको कभी एनटीए नहीं बताएगा। कौन बताएगा, एनआरए बताएगा। हो सकता है, इसकी मर्जी है, मैं एग्जांपल दे रहा था। एनटीए एग्जाम एनआरए एनटीए से करवाएगा कि नहीं करवाएगा, ये एनआरए के ऊपर डिपेंड है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर डिपेंड है। अब ये जो आप सुनते हो ना, देखते हो, डीओपीटी, डीओपीटी एक डिपार्टमेंट है। यदि कोई भी बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है, इसे कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। उसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस जहां से स्टार्ट होती है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से ही होती है। वहीं से जॉब्स क्रिएट होती हैं और एक रिक्रूटमेंट पैनल को दे दिया जाता है कि भाई आप एलडीसी कितनी रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट कितनी रिक्वायरमेंट है, और इतने सारे गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है। ये पहले डीओपीटी उस जॉब को स्ट्रक्चर करेगा, उस जॉब को क्रिएट करेगा। और जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी नेसेसिटी या अपनी रिक्वायरमेंट किसे दे देंगे, डीओपीटी को। डीओपीटी क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट को एज ए वैकेंसी के तौर पे एक रिक्रूटमेंट बोर्ड को दे देगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या करेगा, बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवा के वहां से एग्जाम लेकर बच्चों को भेज देगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से आप समझो, ठीक उसी प्रकार से ये बातें यहां पे आपके सामने आ गई। एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा एग्जाम का फॉर्मेट रेडी करना, इसका एग्जाम डेट बनाना, ठीक है। अब बात होती है सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे भी पहले बात यह होती है कि सर, आप देखना, मेरी बात पे ध्यान देना, जो मेरा पहला क्वेश्चन है इस पे देना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और स्टेट गवर्नमेंट जॉब को कैसे इंपैक्ट करेगी एनआरए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं मैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और स्टेट गवर्नमेंट जॉब को कैसे इंपैक्ट करेगी। तो बेटा मैं बता दूं आप लोगों को, समझो,
जितने भी बच्चे हैं, अब इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। तुम लोगों के लिए शायद यह एक बात होगी, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा सच है, ठीक है ना। इसे तुम किस रूप में देख रहे हो आई डू नॉट नो, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें किस रूप में देखना पड़ जाएगा यह तुम खुद देख लेना अपने आप से ही। जो आज बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं अभी कुछ और 1 महीने रुक जाओ, बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा था। ये जो एनआरए है ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए है। किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। अब भाई दैट इज व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का मतलब एसएससी, यानी जितने भी मिनिस्ट्रीज के अंदर में जॉब्स हैं इन सब के लिए ये एनआरए है। आरआरबी रेलवे के अंदर में जितनी भी जॉब्स हैं ये किसके अंदर है? एनआरए के अंदर में है। बैंकिंग के अंदर में जितने भी जॉब्स होंगे, बैंकिंग जिसे हम कहते हैं आईबीपीएस, ये किसके अंदर में है? एनआरए के अंदर में है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, कंप्लीटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर एक सीईटी के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी मैं दूंगा सीईटी के बारे में जानकारी। इसके बाद मैं उसी के बारे में आ रहा हूं भाई, क्योंकि सीईटी के साथ ही ये है। सीईटी एक नाम है एग्जाम का। जैसे देखो सीईटी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कहते हो ना सीएचएसएल एग्जाम, आप कहते हो ना सीजीएल एग्जाम, आप कहते हो ना सीपीओ एग्जाम, उसी तरह से इस एग्जाम का नाम होगा सीईटी। मैं दूंगा बेटा आप लोगों को ये भी दूंगा, और बड़े अच्छे तरीके से दूंगा, इतने अच्छे तरीके से दूंगा कि यू कैन जज इट, आप इसे जज कर पाओगे। आई जस्ट गिव इट। यस दो बच्चे, एक इस पे एक इस पे। हाँ जी ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, अब ये 3 एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए और बैंकिंग के लिए, इन 3 एग्जाम के लिए एनआरए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में ये काउंट होते हैं। कहां काउंट होते हैं भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में ये काउंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो एनआरए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ध्यान देना, ये जो एनआरए अभी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी ये किस नाम से कराएगी? सीईटी। किस नाम से कराएगी? सीईटी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका नाम क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे हम कहेंगे
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो भैया ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कैसे और किस प्रकार से होगा, समझें आप लोग। भैया ये होगा इस प्रकार से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक बार। ये 3 मॉड्यूल पे एग्जाम्स होंगे। नहीं, अभी मैं आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं मैं। तनिमा जो अगला मेरा है वो इसी मैटर पे है, समझना इस बात पे। जैसे देखो, ये बेसिकली 3 प्रकार के एग्जाम्स पे है, 3 मॉडल है। एक हो गया फर्स्ट मॉडल। अब ये फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल और थर्ड मॉडल क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता रहा हूं। देखो, एक हो गया ग्रुप ए और एक हो गया ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और एक होता है ग्रुप सी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ग्रुप ए और बी और सी क्या होता है, तो समझो। ग्रुप ए को कहा जाता है गजेटेड ऑफिसर जॉब्स। ग्रुप ए को क्या कहा जाता है, गजेटेड ऑफिसर जॉब। और ग्रुप बी और ग्रुप सी को हम एज या तो क्लैरिकल कह सकते हैं, एज ए क्लर्क, या हम उसे ऑफिसर कह सकते हैं, क्लर्क या ऑफिसर। तो जो एसएससी का एग्जाम होता था, अब मैं इसे एग्जाम के अनुरूप में समझाऊंगा। जो एसएससी का एग्जाम होता था वो 3-4 एग्जाम होते थे। जैसे एक होता था आपका आप लोगों का क्या, सीजीएल, एक सीपीओ, एक सीएचएसएल, एक एमटीएस, है ना। ये जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स होते थे। तो जो सीजीएल का एग्जाम है, आप उसे कहते थे कि भैया ऑफिसर हो गया। ऑफिसर का मतलब एक दो पोस्ट का नाम लिख देता हूं मैं। इनकम टैक्स प्रिवेंटिव ऑफिसर, असिस्टेंट। इस जॉब को ग्रुप वाइज ग्रुप बी में रखा गया है। किस में रखा गया है भैया, ग्रुप वाइज ग्रुप बी में रखा गया है। इनकम टैक्स, प्रिवेंटिव ऑफिसर और असिस्टेंट को भैया किस में रखा गया है, तो ग्रुप बी में रखा गया है। ओके भाई। तो जो ये ग्रुप बी वाली जॉब है ना, इसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती थी, ध्यान देना, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी वो क्या थी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती थी ग्रुप बी वाली में, भैया आपको होना चाहिए ग्रेजुएट। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रुप बी में आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती थी, ग्रेजुएशन। तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनका आ गया, ये मैंने लिखा है थर्ड मॉडल। अब सरकार ने आपके सिलेक्शन स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव किया है, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रोफाउंडली जानने वाली चीज है। यह डिस्कस करने जा रहा हूं मैं कि सरकार ने आपके सिलेक्शन स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करा है। सरकार ने आपके सिलेक्शन स्ट्रैटेजी में यह बदलाव करा है कि जितने भी ग्रेजुएट होंगे वो एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग, जो ग्रेजुएशन लेवल पे, जिन्हें क्या कहा जाए, जॉब वाइज क्या नाम दिया जाए, जॉब वाइज नाम दे दिया जाए ग्रुप बी। साधारण शब्दों में जिसकी सैलरी 60,000 से 70,000 के बीच में है। साधारण भाषा में जिसकी सैलरी
सर अभी सभी माध्यम सबका अलग होगा, स्टैंडर्ड सबका अलग होगा। अब जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे आए, ग्रुप बी पर जब हम आए, तो ग्रुप बी का जो टायर 1 होगा ग्रेजुएशन लेवल का, वो कंडक्ट कौन कराएगी? एनआरए। कौन कंडक्ट कराएगी? एनआरए। किस नाम से कंडक्ट कराएगी? एग्जाम का नाम क्या होगा? सीईटी। ग्रुप बी साल में कितनी बार होगा? 2 टाइम्स। ईयर। अब ऐसे समझो, आप ग्रेजुएट हो, आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया। क्या मिल गया भाई? एक स्कोर कार्ड मिल गया। क्या स्कोर कार्ड मिल गया? कि यदि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में या बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई वैकेंसी होगी, अब स्कोर कार्ड समझो, इन्होंने एग्जाम लिया, इन्होंने जो एग्जाम लिया वो लिया 200 नंबर का। किसी के 40 आए, किसी के 60 आए, किसी के 100 आए, किसी के 150 आए, है ना? समझना इन बातों को। शायद ये कम जगहों पे डिस्कस करा गया है और इन बातों को कम बताया गया है आने वाले सभी बच्चों को। यह बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मैं भाई 40 आ गए, 60 आ गए, 100 आ गए, 150 आ गए, यहां क्या होगा? चाहे 40, 60, 100 आपके स्कोर कार्ड आपके घर पे पहुंच गए। अब क्या करा इसने, एसएससी ने, अब टायर 1 के नंबर स्कोर कार्ड आपके पास आ गए। एसएससी ने यह कहा जिनके नंबर 100 प्लस हैं उन सभी को टायर 2 एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। इन सभी के लिए टायर 2 एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। अब टायर 1 एग्जाम किसने ली थी भाई? उसने तो ले ली थी एनआरए ने। टायर 1 एग्जाम किसने ले ली थी? एनआरए ने। अब टायर 2 एग्जाम कौन लेगा? वह एजेंसी लेगी, वो रिक्रूटमेंट बोर्ड लेगी जो पहले लेती थी। और वो कौन लेगी? एसएससी। वो कौन लेगी? रेलवे। वो कौन लेगी? बैंकिंग, जिसमें वह रिक्वायरमेंट है। अब यहां क्या सिलेक्शन में चेंज हुआ, यहां आपके स्टडी में क्या चेंज हुआ, यहां आपके पढ़ाई में क्या चेंज हुआ, ये समझो। यहां आपके पढ़ाई में ये चेंज हुआ, जैसे एसएससी का पैटर्न अलग था, रेलवे का पैटर्न अलग था और बैंक का पैटर्न अलग था। अब तीनों के लिए यदि आप तैयारी करते थे तो टायर 1 के लिए अलग अलग स्टडी करना होता था, जो कि अब आपको सिंगल विंडो से, एक ही सिंगल विंडो से ये एग्जाम, बट आप ये मत समझना कि आपका सिलेक्शन हो गया, है ना? अब जैसे ही वैकेंसी आती है, कोई भी वैकेंसी आती है, अगर आपकी वैकेंसी आ गई, सपोज करो कि अभी एसएससी में रिसेंट वैकेंसी आ गई और रेलवे में वैकेंसी आ गई, तो एसएससी और रेलवे दोनों ही आपके लिए फॉर्म सबमिट करवाएंगे 19 साल में। अगर बैंक में भी आ गई तो बैंक भी करवाएगा। अब वो कितना अपना मिनिमम स्कोर कार्ड रखेंगे ये उस बोर्ड के ऊपर निश्चित रहेगा। बात समझ में आ रही है? मिनिमम स्कोर कार्ड की वैल्यू क्या होगी वो बोर्ड सुनिश्चित करेगा। अब बात ये होती है कि सर यदि मान लो कि मेरी क्वालिफिकेशन इनकम टैक्स के लिए नहीं है, मान लो मेरी क्वालिफिकेशन 12th पास है और मैंने सीईटी पास कर ली, तो क्या मैं इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल हूं? नहीं एलिजिबल हैं आप। क्यों नहीं एलिजिबल है? क्योंकि जब स्कोर कार्ड निकाला जाएगा तो वहां साफ साफ लिखा होगा कि ओनली ग्रेजुएट कैन सबमिट। अब ये बात क्या, इस बात में डिफरेंस क्या आ गई? अब इस बात में यह डिफरेंस आ गई कि यदि ये जो एग्जाम होगा वो 3 प्रकार का एग्जाम होगा, 10th, 12th और ग्रेजुएट। 10th किसके लिए होता है भैया? ग्रुप डी के लिए। 12th किसके लिए होता है? ग्रुप सी के लिए।
और ग्रेजुएट किसके लिए होता है भैया? ऑफिसर के लिए, या यू कैन से ग्रुप बी के लिए। अब डी के बारे में तो कहा नहीं गया, हमने कहा एमटीएस, 12th पास अब क्या बनोगे? एमटीएस बनोगे। अब एमटीएस की वैकेंसी अगर बैंकिंग में भी निकलती है, एमटीएस की वैकेंसी अगर रेलवे में भी निकलती है, और अगर एमटीएस की वैकेंसी अगर आपका एसएससी में भी निकलती है, तो आपका स्कोर कार्ड केवल 10th के लिए काम करेगा यदि आपने 10th पास किया हुआ है तो। तभी एक बच्चा बोल पड़ा मेरे से कि सर मैंने ग्रेजुएशन वाला तो पास कर लिया था, सीईटी ये तो मैंने पास कर लिया था, लेकिन ये 12th वाला मेरे से पास नहीं हुआ, मैंने 12th वाला भी दिया था वो रह गया, और मैंने ग्रेजुएशन वाला पास कर लिया। तो फिर मैं क्या कहूंगा, आपको बोर्ड क्या कहेगी? देन आप क्लर्क के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें विद डेट मेंशन होगा। क्या होगा? विद डेट ये मेंशन होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी 3 सीईटी एग्जाम होंगे। देखो साल में 3, 1, 2, 3, तो कितने एग्जाम हो गए टोटल? 6। सीईटी 10th के लिए 2, सीईटी 12th के लिए 2, और सीईटी ग्रेजुएशन के लिए 2, तो कितने एग्जाम हो गए साल में? 6 एग्जाम हो गए। कितने एग्जाम हो गए साल में? तो 6 एग्जाम होंगे। बात समझ में आ रही है? टोटल एग्जाम हो गए 6, तो 6 एग्जाम ये आपका कंडक्ट करवा रहे हैं हम। अब ये जो 6 एग्जाम, सॉरी एनआरई गवर्नमेंट, अब ये जो 6 एग्जाम आप दे रहे हो, इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अब देखो जी क्या आएगा, पहले क्या था, पहले सिलेक्शन में क्या था, जैसे मान लो 10th पास या 12th पास के लिए सिंगल एग्जाम था। अब बच्चा तो सीईटी का एग्जाम दे चुका है, सिंगल एग्जाम, तो क्या उसको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी? ऐसा हो सकता है। जो एग्जाम सिंगल पैरामीटर्स पे कंडक्ट करवाए जाते थे, जो एग्जाम सिंगल पैरामीटर्स पे थे, 10th 12th और ग्रेजुएशन का, यस कभी से तो यही बता रहा हूं यार, इतना क्लियरिटी के साथ यही बता रहा हूं मैं। अब जो बच्चा 10th और 12th में जो सिंगल एग्जाम विंडो होते थे, सिंगल विंडो पे सिलेक्शन था, उन बच्चों के लिए जो सिलेक्शन का पैरामीटर होगा वो वही होगा, लेकिन वहां पे स्कोर कार्ड मैटर करेगा कि आपके पास कितना स्कोर कार्ड है, कितने नंबर का स्कोर कार्ड है। 150 नंबर का है, 140 नंबर का, 160 नंबर का, 130 नंबर का है, वह कितने नंबर वाले को वहां पे बुलाएंगे जॉब देने के लिए, ये मैटर करेगा। क्लास है ना 2:40 में, 2:30 बजे है बेटा। एक्चुअली ना इसका एक पार्ट रह गया, एक पार्ट आप लोगों का पता है, क्या बता दूं क्या रह गया, जल्दी से मैं आप लोगों को ये बता दूं। एक क्या होगा कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर पैटर्न, पैटर्न क्या होगा सीईटी के लिए? अगर हम 10th पास हैं तो क्या होगा, अगर हम 12th पास हैं तो क्या होगा, अगर हम ग्रेजुएट हैं तो क्या होगा। और जल्दी से मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, मैं ये टीचिंग जॉब के लिए नहीं है, ये टीचिंग जॉब के लिए नहीं है, बिल्कुल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं ये टीचिंग जॉब के लिए नहीं है। रीजन क्या है? टीचिंग एग्जाम कंडक्ट करवाती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। टीचिंग एग्जाम कौन करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट। अब केबीएस जो है, केबीएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भाग है। केबीएस किसका भाग है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन केबीएस अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराएगी। इसमें केवल 3 बोर्ड है, एसएससी, रेलवे, और तीसरा कौन सा है? बैंकिंग, यानी कि आईबीपीएस। बेटा कल मैं आप लोगों को पैटर्न और सिलेक्शन और टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। आई विल डिस्कस विद यू। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरी क्लास है कल, आपको के सामने मैं ये डिस्कस करूंगा, एब्सोल्युटली राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं ये क्लास ओवर कर देता हूं अभी, अगली कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई, कल आने के बाद। क्लियर एवरीवन? अभी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है, और आशा करता हूं कि आपकी बहुत सारी क्वेरी मैंने इसमें क्लियर कर दी होगी, बहुत सारी क्लियर कर दी होगी मैंने, बहुत सारे मैटर मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अब बस इतना समझ लो कि आपकी पढ़ाई आपके काम आने वाली है, बहुत ज्यादा आपकी पढ़ाई आपके बहुत आगे आने वाली है। यस।